हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ना, वो देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, उसमें जो पॉइंट्स हैं, तो जो आज हम लोग देखेंगे ना, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग को रिमेंबर रखने चाहिए। जैसे मान लो कि पॉइंट्स जैसे आता है कि संक्षारण क्या है ना, कोरोजन क्या है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, अब देखो समझना, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संक्षारण क्या होता है, कोरोजन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरोजन। क्या होता है देखो ध्यान से, धातुओं को अगर खुली हवा में अगर आप छोड़ दो, क्या करो ना कि धातुओं को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी चमचमाती धात्विक सतह पर सामान्यतः एक धुंधली परत जम जाती है। जैसे मान लो कि अगर लोहे की वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत देखते हो कि, तो आप लोग देखोगे जब कोई लोहा होता है, लोहा जो रहता है उससे जब आप लोग जैसे मान लो बाहर में छोड़ दिए, वायुमंडल में छोड़ दो, होता है कि धीरे धीरे उस पर एक परत जम जाती है लाल भूरे रंग की। वो जो जमती है ना, उसका जो मेन कारण होता है ना, उसी को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन के कारण से क्या होता है, यहाँ पे एक परत जम जाती है इस पे, जैसे मान लो ये लोहा, इस पे एक परत जम जाती है। ठीक है, अब देखो वही लिखा हुआ है कि एक धुंधली परत जम जाती है, जैसे लोहे की वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसको क्या आप लोग जंग लग गया यार, आप लोग क्या इसे अगर सिंपल वे में बोलते हो तो क्या बोलते हो कि भाई ये था, इस पे हमारा क्या लग गया, जंग लग गया। क्या लग गया, जंग लग गया। और जो मान लो हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि जो अगर केमिकल, जैसे मान लो कि हाई प्रोफेशनल टर्म में अगर बोलो, अगर केमिस्ट्री के टर्म में बोलो, आप लोग क्या बोलोगे, केमिस्ट्री टर्म में बोलोगे भाई यहाँ पे था, इसमें जो लाल पीले भरत की एकदम जो है ना, ये हो गया है, जम गया है, वायुमंडल से रिएक्ट करके एयर से ये सब बन गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो कि तांबे के बर्तन पर कुछ समय बाद हरे रंग का परत कॉपर कार्बोनेट जम जाता है। सही बात है, जब कॉपर का भी रहता है ना, उस पर भी जम जाता है। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, चांदी के आभूषण तथा बर्तन कुछ समय के बाद काले सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो पड़ जाता है। मतलब कि सीधा ये समझो कि अगर मान लो लोहे का वस्तु है, लोहे के वस्तु में ये चीज समझो कि लाल भूरे रंग का परत चढ़ता है। ठीक है, और तांबे के बर्तन पे हरे रंग का परत चढ़ता है, किसके कारण से, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और जो चांदी का आभूषण होता था, बर्तन कुछ समय के बाद काले हो जाते, वो काले जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड पड़ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रख सकते हो कि मतलब कि किस पे किस रंग का परत चढ़ता है। लोहा पे तो लाल भूरे तो आपको पता ही रहता है। और अगर जब बात करते हो किसकी, हरे रंग की परत की, तो वो किस पे बात करेगा बताओ, तांबे के बर्तन पे। ठीक है, और चांदी सबके आभूषण पे क्या होता है ना, वो सिल्वर सल्फाइड थोड़ा दिनों बाद काला पड़ जाता है, जिससे वो सिल्वर सल्फाइड के कारण से काला पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार धातुओं पर परत जमने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। मतलब जैसे इस पे जम रहा है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है कोरोजन इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है संक्षारण। ठीक है, इससे वो क्लियर होगा। अब चीज समझना है, देखो ध्यान से, तो ये जो अपनी प्रक्रिया है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, हम लोग बोल देंगे इसको क्या, संक्षारण। मतलब ओवरऑल ये बात है कि जब मान लो कि ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, अगर इस पे मान लो लोहे पे अगर ये जो परत जमने की प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, संक्षारण, या इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, कोरोजन। तो सिंपल से अगर आप देखो कि आप ये बोल सकते हो, माने ये बोर्ड के लिए याद रखना, ये सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब डेफिनेशन, इसलिए मैं अच्छे से इसको लिखवाया हूं। ठीक है, संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई धातु है, लोहा ही है, जो एयर से रिएक्ट कर सकता है, और एयर में जो मॉइस्चर होता है ना, पानी थोड़ा सा, वो उससे रिएक्ट कर सकता है, और जो अम्ल होता है उससे रिएक्ट करके एक अवांछनीय पदार्थ बनाता है। समझ गया ना, अवांछनीय पदार्थ हमको कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जंग लगना थोड़े आप चाहते हो, अवांछनीय मतलब क्या, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखो, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है। ठीक है, इसलिए संचरण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। मतलब ओवरऑल क्या है समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये बताइए सर कि ये संक्षारण जो है ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत पूछा जा सकता है कि संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये याद, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट्स में, संक्षारण एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये रेडॉक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो अल्लाह, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तु की बहुत क्षति होती है। देखते जंग लगा एकदम क्या तो खोखला हो जाता है यार, उसलिए लोहे का संक्षारण सबसे अधिक गंभीर समस्या है
लोहे का संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। समय रहते यदि लोहा का संक्षारण रोका ना जाए तो लोहे की संपूर्ण वस्तु नष्ट हो जाती है। इसलिए लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है ना, धीरे धीरे क्या कहता है, इसीलिए जो है ना लोहे की वस्तु, जितनी भी लोहे की वस्तु होता है उसको कोरोजन से, संक्षारण से बचाने के लिए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, मस्त पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मस्त पेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है, ताकि ये सीधे वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आ सके और जंग लगने से बच जाए। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अपना ये है, इसका जो धातु होता है ना, ये जो एयर में मॉइस्ट सब्सटेंस से रिएक्ट करके इस पे परत बना देता है। अब जब एक्चुअली इस पे आप क्या कर दोगे ना, पेंट कर दोगे। अगर यहां से देखो, अगर आप मान लो ये था, लो इस पे पेंट कर दिए, पूरा पेंट जब कर दोगे ना तो ये तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाता ऑक्सीजन के और जो भी मॉइस्चर इसमें है एटमॉस्फेयर में। तो उससे क्या होता है ना कि यहाँ पे ये परत रिएक्शन होता नहीं और ये परत जमता नहीं, और जिससे हमारा लोहा जो होता है जंग लगने से बच जाता है। मतलब ओवरऑल इसमें हम लोग ये सीखे, संक्षारण कुछ नहीं है। संक्षारण एक तरह से यह समझ लो कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु वायु नमी अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, और ऑब्वियसली है कि इस प्रकार धातुओं व परत जमने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब कि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्ट होता है उस सबसे रिएक्ट करके, एयर से रिएक्ट करके परत जमाने लगता है। ठीक है ना, उसी को भी करके हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। और ये लोहा में हमेशा देखा जाता है, अगर आप एयर में छोड़ दो तो जंग लग ही जाएगा, इसलिए हम लोग उस पर पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये संक्षारण क्या होता है, इंग्लिश में इसको कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक टर्म आता है विकृत गंधिता। देखो ये टर्म भले आपको ना पता हो, लेकिन ये जो बताऊंगा ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। विकृत गंधिता, इसको बोल सकते हो रेंसिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा जूम करता हूं और ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां से, वसा, फैट तथा ऑयल से बने भोजनों पर उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है। होता क्या कि जो हमारा खाना पीना बना रहता है ना, उसमें होता क्या है कि सीन उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन का टेंशन रहता है मेरे को। ठीक है, जब ऐसे पदार्थ लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयन अभिक्रिया के कारण उसमें और रुचिकर गंध आ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात समझो। आप देखो सिंपल से बताता हूं, कभी घर में देखे हो कि 2 दिन खाना रुक गया, खाना क्या हो जाता है, महक जाता है, जिसमें हम लोग नहीं खाते हैं। समझ लो, वही एग्जांपल, वही रेंसिडिटी है वहां पे। होता क्या है ना कि जो हम लोग खाना रख देते हैं, मान लो ऐसे ही रख दिए, मान लो 2 दिन छोड़ दिए, 3 दिन, इससे होता क्या ना, ये जो है ना ऑक्सीडाइज उपचयन अभिक्रिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है ना कि इसमें एक और रुचिकर गंध आया था। और रुचिकर गंध समझ ही रहे हो, जो अपने लोग को अच्छा नहीं लगता है। वही चीज जो है ना, वही चीज इससे कारण होता क्या है कि जब आप देखोगे कि अगर और रुचिकर गंध है तो ऑब्वियसली जो हमारा भोजन होता है वो खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पर पढ़ ही ले, यहाँ और रुचिकर गंध आ जाती है और उसका स्वाद भी खट्टा हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो जाता है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा और तेल हवा के ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये समझो, जो वसा और तेल, जैसे मान लो भोजन है, भोजन में वसा और जो तेल है ना, ये जो है टोटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है अपना, बता दो, अपना क्या हो जाता है, उपचयन। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखो ध्यान से, जब ये पॉइंट हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो रही थी कि भैया विकृत गंध का कुछ है नहीं। जो हम लोग देखते हैं, अगर 2 दिन खाना छोड़ दे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे हमारा एक विचित्र तरह का गंध आता है, एक अरुचिकर गंध आता है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें वसा और तेल जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, उपचयित हो जाता है, जिसके नए उत्पादों में अरुचिकर गंध और स्वाद होता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, अर्थात खाने योग्य नहीं रह जाते, नहीं खाते हो, फेंक देते हो। इसी स्थिति को विकृत गंधिता या विषायंगधता, रेंसिडिटी अर्थात भोजन की दुर्गंधित होना कहते हैं। मतलब फाइनली यही समझ में आ गया, मतलब खाना खराब हो जाना। विकृत गंधिता मतलब कुछ है नहीं, खाना को छोड़ दो बाहर में, खाना खराब हो गया, खत्म, यही दिस इज द विकृत गंधिता, दिस इज द रेंसिडिटी। ठीक है, अब देखो, तो अगर फाइनल डेफिनेशन अगर देखो आप, देखो अगर फाइनल डेफिनेशन अगर बात करें हम लोग, तो ये चीज समझना, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। तो ये डेफिनेशन अगर मान लो कि 1 नंबर में आ गया तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, अगर मान लो 2-3 नंबर में आता तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, फिर उसका कारण बनाओ कि क्यों सर हुआ और कैसा स्वाद हो जाता है और क्यों हो जाता है, जब वसा और तेल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है उस कारण से होता है। कौन सी अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया। देखो ये चीज याद रखना जरूरी है, रेंसिडिटी में याद रखना उपचयन अभिक्रिया। ये सब जो चीज होती है ना, नाटक, इतना जो नाटक होता है इन लोग का, वो उपचयन अभिक्रिया कारण होता है।
लेकिन जब कोरोजन की बात करते हैं यहाँ रेडॉक्स चलता है, और संक्षारण को बोला जाता है कि एक तरह से क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, वो रेडॉक्स है। ठीक है, सब चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर देखो आप इस तरीके से, तो भैया विकृत घनता आपको समझ में आ गया कि क्या है। तो अब भाई कुछ बचाने के लिए तो काम करा होगा, तो आप सोच के बताओ मुझे कि क्या बचाने के लिए करते हो, खाना को बचाने के लिए। फ्रिज में रखते हो? हाँ हाँ। ठंडे स्थान पर रखते हो? हाँ रखते हैं सर। मतलब जो टेम्परेचर होता है, जो बाहरी टेम्परेचर, उससे बचाते हो? हाँ बचाते हैं सर। वही चीज अब लिखा होगा, देखो आगे। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया कुछ सामान्य विधि द्वारा प्रति उपचायक ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट द्वारा रोका जा सकता है। मतलब सिंपल से समझो कि अगर मान लो कि कोई चीज में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर मान लो एंटीऑक्सीडेंट दे दे तो मतलब हमारा काम बन जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। अगर मान लो कि कहीं पे मान लो उपचयन अभिक्रिया हो रही है, हमको उसे रोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट दे देंगे, या उसको हिंदी में बोलो प्रति उपचायक ऑक्सीकारक। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अब चीज देखो समाज से कि जो सिंपल जैसे हम लोग करते हैं वो समझो कैसे रोकते हैं। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर, वायुरोधी बर्तनों में रखकर, प्रकाश से दूर रखकर इत्यादि। मतलब ये सब जो चीजें हैं ना, जिससे हम लोग विकृत घनता को पूरे तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना, अब रेफ्रिजरेटर में ही क्यों यूज करते थे। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप पर उपचयन की क्रिया मंद हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई मान लो खाना में गंद आ गया, तो खाना में गंद आने से पहले उसको क्या रख देते हैं ना कि उसको पहले मान लो फ्रिज में रख दिए। तो फ्रिज में क्या होता है, जो उपचयन का अभिक्रिया का जो रेट होता है, समझ लो ना, जितना फास्ट जो होता है उसको ये स्लो कर देता है। क्या कर देता है, इसको एक तरह से स्लो कर देता है। देखो यहाँ पे निम्न ताप क्या मंद हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं होता है कि भाई कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता, हो जाता है खराब। ऐसा ये नहीं है कि मतलब कि हाँ ये हो सकता है कि 10 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खराब होना है, क्योंकि उपचयन की अभिक्रिया कम होती है, खत्म नहीं होती। याद रखना, उपचयन का जो रिएक्शन होता है वो कम होता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, खराब तो होना ही है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। इसी तरह से वायुरोधी बर्तन में वायु की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उपचयन बंद हो जाता है। ऑब्वियसली जो वायुरोधी बर्तन, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो समझ लो कि क्या अभिक्रिया जो रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन किसके कारण से होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है। अब ऑक्सीजन है ही नहीं तो कहां से एडिशन होगा। मतलब अगर मान लो इधर थोड़ा आ भी जाए तो थोड़ा मोड़ा होगा एडिशन। मतलब एक तरह से जो उपचयन की जो रेट, उपचयन अभिक्रिया की जो रेट होगी ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये चीज देखना आप ध्यान से। तो अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको बताता हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो प्रति उपचायक के रूप में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसी ध्यान से। तो प्रति उपचायक के रूप में दो चीज हम लोग यूज करते हैं। देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये आपको कभी भी पूछा जा सकता है, इसी भी पूछता है। प्रति उपचायक आप एक BHA मतलब ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यूज करते हैं, और दूसरा जो है एक है BHA, एक है BHT ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, ये दो चीज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी एनिसोल पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, BHT ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना। इससे होता क्या है ना कि इसे भोजन में मिला देने से भोजन में उपस्थित वसा तथा तेल आसानी से उपचयित नहीं हो पाते हैं। खाद्य पदार्थ वाले बर्तन या पैक में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस को भरकर उपचयन की क्रिया को रोका जा सकता है। मतलब सिंपल से समझो, ये BHA या BHT क्या करता है, उपचयन को एक तरह से अभिक्रिया का जो रेट होता है, रिएक्शन को रोक देता है। अब बताओ कि एक बार बताओ कि जब कुरकुरे का पैकेट खोलते हो या चिप्स का जो पैकेट खोलते हो, तो ये बताओ कि उसमें कौन सा गैस होता है। तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि उसमें नाइट्रोजन होता है। देखो अपन ऑक्सीजन भी डाल सकते हैं, ऑक्सीजन भी आप डाल सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन डालने से क्या होगा ना कि ये विकृत गंधिता वाला पोर्शन सामने आ सकता है, महक जाएगा, क्योंकि ये O2 रिएक्ट कर लेगा। इसलिए O2 ना डाल के N2 को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, N2 को। N2 के कारण होता है कि अपना उपचयन अभिक्रिया नहीं हो पाता है। वही चीज लिखा हुआ देखो, ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन से कम सक्रिय गैस को भरकर उपचयन की क्रिया को रोकी जा सकती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की प्लास्टिक थैली में हवा हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता और चिप्स का स्वाद काफी दिनों तक खराब नहीं हो पाता। ठीक है, तो दो चीज हम लोग क्लियर किए। सबसे पहला क्या क्लियर बताओ, सबसे पहला ये क्लियर किए कि अपना ये जो विकृत गंधिता क्या होती है वो क्लियर किए, फिर कोरोजन क्या होता है वो क्लियर करते। जो नेक्स्ट पोर्शन है ना, जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे क्या, दहन, कंबशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कंबशन क्या होता है, जलना, दहन क्या हुआ है। दहन एक सिंपल सा अगर मीनिंग आपसे पूछे हम कि भाई दहन मतलब एक दिमाग में क्या होता है, तो सीधा मुंह से बोलेगा सर जलना टाइप से, मतलब कुछ आएगा जलना टाइप से।
तो देखो क्या है इसका डेफिनेशन, देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बुक में। दहन का अर्थ है जलना, देखो सिंपल यहां भी लिखा हुआ है, जो पदार्थ जलते हैं उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ऑब्वियसली इसको इंग्लिश में कंबस्टिबल बोलते हैं। और जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कोई भी पदार्थ अगर जलने वाला है, अगर बंदा वो जल जाएगा ना, तो उससे हम लोग बोल देंगे दहनशील पदार्थ, ठीक है। और जो बंदा नहीं जल पा रहा है, नहीं जल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। तो अब बताओ, कुछ मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, समझना। एग्जाम्पल में देखो, अगर कार्बन लो, सल्फर लो, मैग्नीशियम लो, मोमबत्ती, लकड़ी, ये सब क्या है, एक तरह से दहनशील पदार्थ है। मतलब क्या है, इसमें आग लग सकता है, इसमें आग लग सकता है, ठीक है। मतलब कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, लकड़ी, ये सब में क्या आग लग सकता है, इसलिए क्या बोलेंगे, ज्वलनशील पदार्थ। क्या बोलेंगे, ज्वलनशील पदार्थ। अगर आप बात करो और ज्वलनशील पदार्थ में, तो आप बताओ क्या क्या होगा, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, इत्यादि अदहनशील पदार्थ। आप देखो, इसलिए कभी कभी देखोगे, हर जिस इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं भी अगर मान लो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जा रहे हो, या जो भी अगर प्राइवेट बिल्डिंग्स भी है ना, और ऑफिस है ना, वो तो वहां पे क्या होता है ना, आजकल तो लोग घर में भी लगाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो तो रहता ही है। और जब पहले जमाने में आप देखोगे ना, अभी भी गवर्नमेंट जगह पे जाओगे ना, तो क्या होता है ना, बाल्टी एक लटकाया रहता है, उसमें क्या रहता है ना, ढेर सारा बालू भरा रहता है, ढेर सारा क्या रहता है, उसमें बालू भरा रहता है। क्योंकि अगर मान लो जब आग लगे, तो उस पर उसको डाल के मिटाया, उसको जो है ना बुझाया जा सकता है उससे, ठीक है। तो अभी भी बहुत जगह है और यूज करते हैं भी अपन, ठीक है। क्योंकि बालू जो होता है वो अज्वलनशील पदार्थ होता है, ये चीज समझो। बालू क्या होता है, अज्वलनशील पदार्थ होता है। उससे क्या होता है ना कि जैसे आग जल रहा है, ठीक है, जब इसको बालू डाल लेते हैं, इसका ऑक्सीजन से जो कंटेक्ट होता है ना, जो आग का, वो एक दिन ये ब्रेक करता है, कौन सा, बालू, जिससे क्या होता है ना हम लोग का, कि वो आग बुझ जाती है। इसलिए बालू को इसलिए देखो कि अज्वलनशील पदार्थ में रखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखो अब ध्यान से। अब क्या है, किसी पदार्थ को जलने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे थोड़े जल जाएगा भाई, ताप तो चाहिए ही चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो जल्दी से। उस पदार्थ का ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये समझ लो कि भैया देखो, कोई भी बंदा रहे, कोई भी चीज रहे, अगर उसे जलना है तो उसको ताप चाहिए ही चाहिए, ताप चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये बताओ मुझे, जब ताप हमको चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ। हम लोग ये कर सकते हैं कि एक मिनिमम ताप इसको डिफाइन कर दिया गया, एक मिनिमम ताप को डिफाइन कर दिया गया। उस ताप को ये लोग ने बोल दिया कि भैया ये ज्वलन ताप है, ये एक मिनिमम ताप है जो इसके जलने के लिए आवश्यक है, जिस पे पदार्थ जल सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, ज्वलन ताप पदार्थ की प्रकृति एवं उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई पदार्थ नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग डिफाइन ही किए हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर या ताप जिस पे वस्तु जले, ये मिनिमम टेम्परेचर है। क्या ब्रो, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर है जिससे थोड़ा सा भी आप पढ़ो या उस ताप पे ये जल जाएगा। मतलब उससे अगर कम रहेगा तो भाई जलने वाला नहीं है, वही चीज लिखा हुआ है। ज्वलन ताप से कम ताप पर कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। अब देखो, जलने की क्रिया का दूसरा कारक दहन के पोषक होते हैं। ऑब्वियस ऐसे थोड़े जल जाएगा, तो ताप तो चाहिए ही चाहिए। और जो कुछ और जैसे ऑक्सीजन सब होता है वो एक तरह सहायक का काम करता है, जैसे जलते जैसे तो जो पदार्थ को जलने में सहायता करता है, ठीक है। दहन के पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति में जलने की क्रिया संभव नहीं हो पाती। एक बताओ, आप ताप लगा दिए, ठीक है, और ऑक्सीजन दोगी नहीं तो नहीं जल पाएगा, तो मतलब सपोर्टर भी होना चाहिए भाई आग लगाने के लिए, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि यदि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दिया जाए तो वो बुझ जाती है, क्योंकि उसे दहन का पोषक हवा नहीं मिल पाता। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई मोमबत्ती जल रही है, आप क्या करो, ग्लास लो, ग्लास से ढक दो, क्या होगा 2 मिनट में ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे क्यों बुझ गई, बुझने का कारण ये कि इसका जो ऑक्सीजन से कंटेक्ट था वो टूट गया। एक चीज तो समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं जलने वाला लोग, ताप तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि ये इसका कंटेक्ट बना रहेगा और ये जल पाएगा, ठीक है। और जो पोषक पदार्थ और देखो, अगर इसके ऑक्सीजन के अलावा तो क्या होता है, एक वायु तो हो ही गया, नाइट्रोजन भी हो गया, क्लोरीन भी होता है, ठीक है ना। ये दहन के पोषक पदार्थ है, मतलब एक तरह से ये सब जो है ना अच्छे तरीके से जला सकते हैं। जैसे देखो, दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर उसमें हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऑब्वियसली अगर दहन होगा, आग लगाओगे तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा ही। इसको हम लोग क्या, एक उष्मा छेपी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उष्मा छेपी, क्योंकि हीट निकल रहा है ना भाई, जलाओगे
तो हीट क्या होगा, निकलेगा, तो आप लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी। अगर उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी समझ में नहीं आया ना, तो मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा लास्ट में, या तो आप नॉलेज डिकोडर के चैनल पे चले जाना, वहां मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। ये देखो मान लो C+O2 CO2 प्लस उष्मा प्लस प्रकाश, S+O2 SO2 उष्मा प्लस प्रकाश, 3Mg प्लस N2 Mg3N2 प्लस उष्मा प्लस प्रकाश, H2 प्लस Cl2 HCl प्लस उष्मा प्लस प्रकाश, C25H52। ये देखो मोमबत्ती का सूत्र, क्या है लिखा हुआ देखो एक बार, पेंटाकोसेन, ठीक है, ये चीज याद रखो। देखो ये सब छोटे छोटे चीज है। देखो मैं ये एक कॉम्प्रहेंसिव वे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इससे होता है कि ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियर हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया हमको ये बता दीजिए कि पेंटाकोसेन का हमारा क्या है, या मोमबत्ती को हम लोग क्या एक ले सकते हैं, तो आप लोग क्या बोल दोगे C25H52। क्लोरीन से रिएक्ट किया है 25C प्लस 52HCl प्लस उष्मा प्लस प्रकाश। आप जिनको ये बैलेंस करना नहीं आ रहा है ना, ये 3Mg या Mg3 कैसे आ रहा है, तो ये मैं बैलेंस चैप्टर में जाके बताया हूँ, वहां पे आप जाके देख सकते हो, पहला ही टॉपिक लिया हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये समझ में आ गया भाई कि अगर हम लोग बात करें कि दहन हमारा क्या है, एक तरह से हो गया, एक उष्माक्षेपी हीट निकलता है, और उपचयन अभिक्रिया, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि मान लो कोई जलने वाला तो ऑक्सीजन इससे खींचता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इसी क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व ONCl आदि से संयोग होता है और उष्मा निकलती है, इस कारण से उष्मा निकलने के कारण से क्या बोल दिया जाता है, उष्माक्षेपी, ठीक है। सभी दहन की क्रिया उपचयन अभिक्रिया है, लेकिन सभी उपचयन की क्रिया दहन की क्रिया नहीं होती। मतलब देखो सिंपल समझना, जितना भी दहन हो रहा है ये टोटल है उपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन सभी उपचयन अभिक्रिया में उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न नहीं होते, ये चीज समझो पहले। देखो सिंपल से यहां समझना, एक चीज बात समझना, माना कि जितने भी दहन होगा वो तो उपचयन होगा ही होगा, लेकिन सभी उपचयन की क्रिया दहन की क्रिया क्यों नहीं होती। मतलब सिंपल से बात मतलब कि अगर कोई भी चीज जल रहा है तो भैया वो तो हमारा होगा ही होगा, क्या होगा, वो हमारा ऑक्सीडेशन उसमें होगा ही होगा। लेकिन अगर ये बोले स्टेटमेंट कि सभी उपचयन क्रिया दहन क्रिया होती है, तो हम बोलेंगे नहीं होती है, वही चीज लिखा नहीं होती है। क्यों नहीं होती, अगर ऊपर देखो आप, अगर विकृत गणिता का बात करो आप, तो विकृत गणिता में क्या बताया बताओ, इसमें भी उपचयन क्रिया ही होती है। देखो ये लिखा हुआ था उपचयन अभिक्रिया ही होती है, लेकिन ऐसा थोड़े हो कि उसमें जलता है कुछ, उपचयन अभिक्रिया ही है लेकिन इसमें जलता नहीं है। तो सिंपल सी बात समझ लो कि भैया जो जलेगा वो तो हमारा उपचयन अभिक्रिया होगा, लेकिन सभी जितने भी उपचयन अभिक्रिया वो दहन अभिक्रिया तो नहीं होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल में बता दिया, ठीक है। तो सिंपल से ये भी सब बात समझो, क्योंकि सभी उपचयन अभिक्रिया में उष्मा प्रकाश उत्पन्न नहीं होती, इसका रीजन भी दे दिया। जैसे विकृत गणिता वाला जो एग्जाम्पल दिए, इसमें कोई हमारा दहन तन कोई हीट उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसमें भले उपचयन अभिक्रिया लेकिन हीट उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो फाइनली जो देखोगे, जैसे बल्ब का जलना दहन की क्रिया नहीं है, जबकि इसे प्रकाश एवं उष्मा दोनों उत्पन्न होते हैं, ये चीज याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट VBA लिख लो। कभी कभी लगता है कि लोग जलता है तो हाँ जलना, तो आप बोल दो दहन की क्रिया, तो दहन की क्रिया जलना मतलब समझ लो क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन को ले लेना फिर जलना। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब में पहले से ही इसमें ऑक्सीजन, पहले से ही जो गैस होती है ना वो भरी रहती है, ठीक है। वो थोड़े बाहर से पूरा वायु से गैस लेकर के जल रहा है, पहले से ही भरी रहती है फिर ऐसे जलता है, ठीक है। तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में बल्ब का जलना कौन दहन की क्रिया है या नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, बल्ब जल रहा है भाई, वो तो बाहर से कुछ लेना रही, खुद का इसमें पहले से दिया हुआ था तो उसमें जलता है, तो आप सिंपल से बोलते भैया दहन ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका कारण यह है कि बल्ब का फिलामेंट के जलने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई परिवर्तन नहीं होता, फिलामेंट जला रहे हो जैसे का तैसे हो रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं होता। अब रिएक्शन होगा तभी ना कुछ होने वाला भाई, उसका कारण भी दे दिया है, ठीक है। तो आप सिंपल से बोल लो कि बल्ब का जलना दहन क्रिया नहीं है, इसका कारण यह है कि बल्ब के फिलामेंट जलने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे मैंने ये इसमें कुछ परेशानी वाली बात हो, ठीक है, या दहन वाली बात हो, जलने वाली बात हो, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए दहन के लिए। पहला कंडीशन ये कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अब जो जलने वाला होगा बंदा वही ना जलेगा, तो सबसे पहले तो आपको दहनशील पदार्थ चाहिए, ले लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, जो दहन को सपोर्ट करेगा, जो हेल्प करेगा जलने में, वो चाहिए। अब फिर तीसरा क्या, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब उतना मिनिमम टेम्परेचर तो आपको देना ही पड़ेगा जितने पे वो चले, ठीक है।
तो एक चीज समझ लो सीधा बात, ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन अगर मस्त फॉलो होता है तो वो दहन कहलाता है। ठीक है, जैसे अब कुछ पॉइंट्स है इसे समझना। जब किसी दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है तो लौ का ज्वाला उत्पन्न होती है, क्योंकि दहनशील ठोस या तरल पदार्थ ऊष्मा पाकर वाष्प में परिणत हो जाते हैं। ठीक है, और वाष्प अवस्था में जलने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है, जो भी दहनशील पदार्थ होता है वो जलने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे वाष्प में जो जलते जाता है वो वाष्प में परिणत होते जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, और वाष्प अवस्था में जलने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, जब कोई जला गला फिर वो वाष्प में जैसे ही चेंज हुआ, वो एक तरह से क्या, एक फ्लेम, एक ज्वाला उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, जब वाष्पशील पदार्थ का जलना समाप्त हो जाता है तब ज्वाला का बनना भी समाप्त हो जाता है। वाष्पशील पदार्थ है नहीं तो क्या हो जाएगा, जो वाष्प में जो कन्वर्ट होकर के वाष्पशील पदार्थ बन रहा था वही फ्लेम में आ रहा था, अब वही खत्म हो गया वाष्पशील, तो हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, वाष्पशील पदार्थ का जलना समाप्त हो गया तब ज्वाला का बनना भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पत्थर कोयला को जलाने पर जब तक उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ जलते हैं तब तक थोड़ी थोड़ी ज्वाला के साथ जलते हैं। वाष्पशील पदार्थ समाप्त हो जाने पर पत्थर कोयला बिना ज्वाला के काफी देर तक जलते रहते हैं। देखो क्या होता है, सीन समझना थोड़ा ध्यान से। क्या होता है, जो पत्थर कोयला हुआ, ये जो पत्थर कोयला है, तो कोयला तो था ही, मतलब पत्थर के फॉर्म में है। अब देखो सिंपल सी बात है, पत्थर कोयला का ये मिक्स है, पत्थर कोयला का मिक्स है, इसमें मतलब ये तब तक जलाएगा जिसमें कोयला का पार्ट होगा। अब जब कोयला का पार्ट खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, पत्थर कोयला जलाने पर जब तक उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ जलते हैं तब तक थोड़ी थोड़ी ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, वाष्पशील पदार्थ समाप्त होने पर पत्थर कोयला जो है बिना ज्वाला के काफी देर तक जलते रहते हैं। मतलब सिंपल से समझ लो कि वाष्पशील पदार्थ भले समाप्त हो जाए, ठीक है, तो कोयला अगर नहीं भी रहेगा फिर भी थोड़ा देर तक ये लोग चलते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो समझ में आ रहा। ये बिना ज्वाला समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे होता है कि लपेट पूरा निकल रहा, आग का झोंका निकल रहा, ऐसे झोंका नहीं निकलेगा, लेकिन बस जलते रहेगा। ठीक है, वो चीज समझना है यहाँ पे, बिना ज्वाला का मतलब समझना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो जब कोयला रहेगा, कोई मान लो कोयला रहेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा, फ्लेम एकदम निकलेगा ज्वाला, लेकिन अब है ही नहीं वाष्पशील पदार्थ, तो मतलब जलेगा लेकिन फ्लेम वाला नहीं निकलने वाला, एकदम जलेगा बस। ठीक है, तो अतः आप बोल सकते हो ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलता है। सिंपल बात है, और भाई गैसीय पदार्थ जलता है तभी तो ज्वाला निकलता है। दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में हो। मतलब सिंपल से बात समझ लो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ज्वाला क्या है, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलता है। तो आपको और किसी चीज को जलाना है तो सबसे पहले वो क्या होता है ना, गैसीय में जलता है, फिर वहां गैस में जाकर के एक दूसरे से मिक्स होकर क्या हो जाता है, जल जाता है। वही लिखा, जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं तब दहन में ज्वाला उत्पन्न होती है, तब एकदम ज्वाला निकलता है। ठीक है, ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं, जो ज्वाला निकलते हैं 4 क्षेत्र होते हैं। नीला क्षेत्र, ठीक है, एक होता है काला क्षेत्र, एक होता है आपका दीप्त क्षेत्र, एक होता है आपका अदीप्त क्षेत्र। कभी कभी देखियो कि जब लौ जलते रहता है, जब इसको हिंदी में जैसे अगर अपन बोलो बिहारी टर्म में क्या बोलते हो, धधरा बोलते हो ना, जैसे आग धधरा होने लगा, धर्म देखते हो कि तो कभी कभी नीला, कभी कभी थोड़ा सा जो है ना उस टाइप का निकलता है, नीला टाइप से निकलता है, फिर कहीं पे रेड होता है, मतलब समझ लो ना, कहीं थोड़ा सा पीला टाइप से होता है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कहीं कहीं काला क्षेत्र भी होता है, समझ लो कि नीला, और आप ये लेके चल सकते हो, नीला क्षेत्र तो आता ही आता है। ठीक है, ये 4 क्षेत्र आप लोग देख सकते हो, ये 4 क्षेत्र, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। देखो जैसे मान लो एक मोमबत्ती है, देखो मोमबत्ती है ये वाला, ये समझो, जो मोमबत्ती का जो नीचे वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ये लौ जल रहा है, ये क्या लौ जल रहा है, ये लौ जल रहा है। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन ये दिख रहा है ना, ये है अपना नीला क्षेत्र, ये अपना कितना है, नीला क्षेत्र। उससे जस्ट ऊपर जाओगे तो काला क्षेत्र, उससे जस्ट आओगे तो दीप्त क्षेत्र, उससे अगर जस्ट अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र। देखो ये कभी कभी फिगर पूछ लेता है, जैसे मान लो बोले ना मोमबत्ती में जो ज्वाला का जो क्षेत्र होता है ना, आप वो क्षेत्र मुझे बताइए, तो आपको मोमबत्ती बना लेना है, ऐसे ऐसे बना लेना है, फिर आपको 1 2 3 4 चारों क्षेत्र आपको दिखा देना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्षेत्र का मीनिंग क्या होता है, इसे समझ ले कौन सा क्षेत्र है। देखो एक्चुअली जो मोमबत्ती होता है ना, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। देखो यह मोम का बना होता है जिसके बीच का एक भाग पिरोया रहता है। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघल कर धागे के सहारे ऊपर बढ़ता है। होता क्या कि जब मोम पिघला तो धागे के सहारे क्या होता है, ये ऊपर बढ़ता है और वाष्प में बदलने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में बदलने लगता है। वाष्प वायु में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, मतलब वही जो वाष्प एकदम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ज्वाला उत्पन्न हमारा होता है। समझ में आया।
अब देखो, जब मोम उष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है तो वह भाग नीला क्षेत्र कहलाता है। देख लो, ये यहां से आप रिमेंबर रख सकते हो कि भाई जब ऐसा सीन बन जाता है कि यहां से जब मोम उष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है, अभी जलता नहीं है, मोम उष्मा पाया वाष्प के रूप में रहता है तो वह भाग नीला क्षेत्र कहलाता है। मतलब यहाँ पे जलता नहीं है, यहाँ पे लिखा भी हुआ कहीं पे, देखो ना, यहाँ दहन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली देखो पिघला और सीधा वाष्प में चेंज हुआ, अभी जला नहीं है, जलता तो ज्वाला उत्पन्न होता है, यहाँ पे जलता नहीं है, बस सीधा पिघला वाष्प में चेंज हुआ, मतलब वाष्प में है। तो वाष्प में जो जब तक वाष्प में रहता है वो उसका नीला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे कोई दहन नहीं होगा, यहाँ लिखा भी है, यहाँ दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते। ठीक है, इस क्षेत्र का ताप बहुत कम होता है, बहुत कम ताप होता है। ठीक है, अब देखो, ज्वाला के इस क्षेत्र में माचिस की तिली रख दिया जाए तो वह भी नहीं जल पाते। मतलब सिंपल से समझ लो कि कितना लेवल का चीज है, वो बस जो है ना पिघल के वाष्प में चेंज होता है, वहां कोई आग का लपेट नहीं होता। अगर माचिस का तिल्ली भी उस पॉइंट पर रख दोगे ना तो ये नहीं जलने वाला। ठीक है, ये चीज समझो। आपको समझ में ये आ गया कि भैया ये हमारा नीला क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आया आपको। ठीक है, तो उसके बाद देखो काला क्षेत्र। काला क्षेत्र क्या होता है ना, इस पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, धागे का ऊपरी भाग जहां मोम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वह काले रंग का क्षेत्र होता है। यहाँ मोम के बिना जले हुए कार्बन कण रहते हैं। देखो, मोम का बिना जले हुए कार्बन कण, जो कार्बन कण ऐसा होता है जो जला हुआ नहीं है अभी तक, उस क्षेत्र में वो रहता है काले रंग में, यहाँ पे काला क्षेत्र में। ठीक है, अब एक कौन सा क्षेत्र रहता है, दीप्त क्षेत्र। कौन सा था, दीप्त क्षेत्र। देखो दीप्त क्षेत्र में क्या होता है ना, देखो ऐसे समझो, मैं अभी समझाता हूँ। दीप्त क्षेत्र में ऐसा होता है कि पीला रंग का होता है, वहां पे देखो ऑक्सीजन मिलता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जो एक पर्याप्त ऑक्सीजन होता है वो यहाँ दीप्त क्षेत्र में नहीं मिलता। देखो यहाँ लिखा भी होगा, दीप्त क्षेत्र मोम के अपूर्ण दहन का क्षेत्र है। यहाँ पे पूरा का पूरा दहन नहीं होता, ये चीज याद रखना, यहाँ पे पूरा दहन नहीं होता, यहाँ पे अपूर्ण दहन का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलता। जैसे कि मैंने बताया, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाते तो अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, या कार्बन के अजले कण ज्वाला के साथ ऊपर उठकर उष्मा पाकर चमकने लगते हैं, इससे यह भाग पीला दिखाई होता है। होता है ना, जो अधजले कण होते हैं ना, जो आधा ही जला, वो ऊपर जाते हैं तो वो जो ना पीला भाग दिखता है। जैसे देखते हो ना कि अगर मान लो धधरा किया आप, तो यहाँ से यहाँ लपट बढ़ती गई तो सबसे वाला नीचे वाला पोर्शन जो है ना नीला दिखता है आपको, बीच में थोड़ा सा काला दिखेगा तो जल्दी दिखता नहीं है। लेकिन जो अपूर्ण दहन होता है ना, वो होता है पीला। अपूर्ण दहन आपको जरूर दिखेगा पीला। सबसे अगर टॉप पे चले जाओ, उसके बाद अगर मान लो ये अपना हो गया नीला क्षेत्र, तो बता ही दिए, काला क्षेत्र भी बता दिए, दीप्त क्षेत्र तो हमको बता दिया आपको। और दीप्त क्षेत्र मतलब क्या है, जहां पे हम लोग का अपूर्ण दहन हो, मतलब पूरे तरीके से दहन नहीं हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, कि दीप्त क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का अजले कण ज्वाला के साथ ऊपर उठकर उष्मा पाकर चमकने लगता है, जिससे यह भाग पीला दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया। इस क्षेत्र में ज्वाला का ताप माध्यम होता है, मीडियम होता है। देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना मोमबत्ती, जैसे ऊपर, एक बार क्या करना मत समझना कि अगर कोई भी चीज, अगर मान लो आपका उंगली है, मान लो देना मत, मैं बता रहा हूँ, बस उंगली को अगर यहाँ रखो अपना, और उंगली को बस यहाँ टॉप पे रखो, तो सबसे ज्यादा हीट आपको यहाँ मिलेगी, बहुत दर्द देगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा हाथ रखो, यहाँ पे उंगली रखो, तो आपको सबसे ज्यादा जो टफ लगेगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी यहाँ पे होगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है ताप बढ़ते जाता है। ताप बढ़ने का मतलब क्या, धीरे धीरे और ऑक्सीजन मिलता है, तो और अच्छे से जलता है। ठीक है, तो अपना नीला क्षेत्र समझ में आ गया, काला क्षेत्र समझ में आ गया, दीप्त समझ में आ गया, मतलब दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। अब आता अदीप्त क्षेत्र। क्या आता है अदीप्त क्षेत्र, क्या होता है समझ लो। अदीप्त क्षेत्र मोम के पूर्ण दहन का क्षेत्र, यहाँ कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट जल जाता है। मतलब सीधा समझो कि ऑक्सीजन का फुल सप्लाई होता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई भी दिक्कत है, ऑक्सीजन का पूरा फुल सप्लाई होता है। इसमें पूर्ण दहन का क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का पर्याप्त मिलता है। बताया जैसे कि जिससे मोम का पूर्ण दहन होता है, इस क्षेत्र में ज्वाला का ताप सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम, और प्रकाश बहुत कम होता है। मतलब ताप, हीट बहुत ज्यादा रहेगा यहाँ पे, हीट जो है ना बहुत ज्यादा होता है। और जो अगर लाइट की अगर बात, तो लाइट कम रहता है, लाइट ज्यादा दिखता नहीं, लेकिन हीट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, ये जो हम लोग देखे कि मतलब एक जो ज्वाला का क्षेत्र है वो सब कौन कौन सा क्षेत्र, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। नीला क्षेत्र समझ में आ गया, काला क्षेत्र समझ में आ गया, दीप्त क्षेत्र हो गया अपूर्ण दहन, और अदीप्त क्षेत्र पूर्ण दहन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट पूरा का पूरा मैक्सिमम होगा, बहुत दर्द देगा आप हाथ को रखो तो। ठीक है, अब देखो कुछ और पॉइंट्स है वो भी पढ़ लो। क्या रहा है कि खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैसें द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है। मतलब समझ लो जो खाना पीना बनाते हैं वहां एलपीजी गैस यूज होता है। ये सब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, याद रखना।
जो अपन घर पे खाना पीना बनाते हैं ना, जिस गैस, उसको बोलते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये किससे बनता है? ये एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 गैस का मिश्रण है, ठीक है। तो आप ये समझ के रखो कि जो हम घर पे खाना पीना बनाते हैं वो एलपीजी गैस होता है। और एलपीजी में क्या क्या रहता है बता दो? एक होता है एथेन, एक होता है प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन। ये मैं पढ़ाऊंगा, आई थिंक हम लोग जब वो पढ़ेंगे ना कार्बन एवं यौगिक, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनेंगे कार्बन एवं यौगिक, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, समझ में आ रहा ना? देखो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो 3 चीज है इसमें, लेकिन सबसे मैक्सिमम जो अमाउंट में होता है और सबसे मुख्य चीज जो है, मुख्य अवयव जो है, वो है इसका ब्यूटेन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है लोग, तो बोलता है कि एलपीजी गैस, तो पहले ये पूछेगा कि भैया कहाँ यूज होता है, तो बोले हाउस होल्ड यूज में, घर में जो खाना बनाते हैं। दूसरा पढ़ना इसमें किस किस का मिश्रण, तो बोले एथेन बोल देना, प्रोपेन बोल देना, ब्यूटेन बोल देना। तो बोलना कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है, आप लिख देना ब्यूटेन। क्या लिख देना? ब्यूटेन। क्योंकि इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। एलपीजी प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन से प्राप्त किया जाता है। उच्च दाब पर यह आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, जिस लोहे के सिलेंडर पे भरकर उपभोक्ताओं को जलाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बहुत हाई प्रेशर में जो है ना, इसको एक तरह से ये आसानी से द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। इसको द्रव अवस्था में रख दिया जाता है, फिर आराम से इसको सिलेंडर में भर करके काम कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, सिलेंडर का भाल्व खोलने पर दाब घट जाता है, जिससे द्रव वाष्पित होकर गैस रूप में बाहर निकलने लगता है। यह नीली लौ के साथ जलता है। ये जो इसमें होता है, ये नीली लौ के साथ, एलपीजी गैस में देखना ना कि इसमें नीला लौ हमेशा होता है, नीला लौ देखना, घर और में होगा ना भाई, गैस सिलेंडर होता है ये सब का, देखना जब जलता है तो नीला कलर का जलता है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर हम लोग मस्त यूज करते हैं। अब एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, 1 ग्राम एलपीजी को जलाने से लगभग 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बोला कि अगर 1 ग्राम मान लो हम एलपीजी को जलाएं तो बताओ कि हमको कितना जूल एनर्जी मिलेगा। आपको बोलना है 55 किलो जूल एनर्जी मुझे मिलेगी, ठीक है। गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीव्र गंध वाली गैस एथाइल मरकैप्टेन थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, देखो कभी कभी होता है क्या है ना कि इससे मान लो सिलेंडर थोड़ा सा फूटा हुआ है, मतलब एलपीजी सिलेंडर है थोड़ा सा फूटा हुआ है, इसमें क्या होता है ना, जो गैस इसमें भरा रहता है एलपीजी वाला, इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा तुमको एथाइल मरकैप्टेन, ये एथाइल मरकैप्टेन जो देख रहे हो, इसको मिला दिया जाता है ताकि गैस का रिसाव होने पर तुरंत पता चल जाए। इसमें तो थोड़ा सा गंध होता है, तीव्र गंध होता है। देखते हो कि भाई गैस, जैसे एलपीजी गैस में अगर गैस निकलते रहता है ना, तो देखते हो कि भाई गैस निकल रहा है यार, बहुत गंध आ रहा है ना, तो वो गंध किसके कारण से होता है बताओ जल्दी से? वो गंध होता है आपको एथाइल मरकैप्टोन के कारण से। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखना। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव बहुत है, उसको जरूर लिख लेना कॉपी में। एथाइल मरकैप्टोन के कारण से तीव्र गंध आ जाती है। तीव्र गंध आने से क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि भैया कहीं ना कहीं से गैस लीक हो रहा है, ठीक है। इसलिए यदि गैस का रिसाव होता है तुरंत सिलेंडर को खुले स्थान में ले जाना चाहिए, इसकी सूचना गैस एजेंट को तुरंत दे देनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। तो मतलब ओवरऑल आप समझ गए, एलपीजी गैस कुछ नहीं होता है, हम लोग जो घर में यूज करते हैं वही है। उसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब होता है, लेकिन ब्यूटेन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और अगेन, और अगर मान लो गैस कहीं रिस रहा है तो कभी, और गैस में जो सुगंध आता है ना, जो तीव्र गंध आता है ना, वो आता है किसके कारण से? एथाइल मरकैप्टोन के कारण से, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे, और जो नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे तो ये सब देखेंगे, जैसे मान लो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन के जो बेस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर्स है वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आशा करता हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, दोबारा लेक्चर को देखना, और यार कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और यार बंदे को आप लोग जानते हो, आप लोग देख लेते हो लेक्चर, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, जानते हो जब आप सब्सक्राइब करते हो, जो हम लोग का जो वॉच आवर्स बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है, हम लोग को बूस्ट मिलता है, हम लोग जो मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए तगड़ा तगड़ा वीडियो लाए, ठीक है। तो चलो आज के इतना ही, चलो ओके, थैंक्स।